चलो भाई, इन डिविजन्स की बात हो गई थी और मियोसिस के स्टेजेस की बात आज करनी है। मियोसिस फर्स्ट के स्टेजेस में जाएंगे तो अपना सारा स्टेजेस की बात करें तो प्रोफेज फर्स्ट होगा, पहला फेज। उसके बाद दूसरा फेज कौन सा था? मेटाफेज फर्स्ट। सभी के साथ हमें फर्स्ट लगा देना है। जो हमने माइटोसिस की फेजेस देखे थे सारे वही फेजेस आते हैं। एनाफेज फर्स्ट एंड लास्ट वन इज द टीलोफेज फर्स्ट। इसमें सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज प्रोफेज फर्स्ट है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फेज है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट है। ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था वैसा ही कुछ यहां भी होता है। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का सबसे लॉन्गर फेज है एंड मोर कॉम्प्लेक्स फेज है व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोफेज की तरह हम अगर कंपेयर करें, वहां से देखें, इसको हम 5 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं। इनके बेसिस क्या है? क्रोमोसोमल बिहेवियर। अलग अलग प्रोफेज में ही अलग अलग बिहेवियर शो करता है क्रोमोसोम, इसलिए उनके प्रोफेज को हम अपने वही कन्वीनियंस के लिए 5 स्टेजेस में इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है। और ये पांचों फेजेस के स्ट्रक्चर्स बने, डायग्राम बने हैं और यहीं पे इनका नाम लिख लेते हैं। पहला जो फेज होता है उसको क्या बोलेंगे? लिप्टोटीन, है ना। दूसरा फेज का नाम जाइगोटीन, ये सबको याद हो जाना चाहिए अब। तीसरा पैकिटीन और नेक्स्ट डिप्लोटीन और लास्ट क्या है? डाइकेनेसिस। ये पांचों फेजेस के नाम आपको सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। और इसके लिए अपना वो स्टेटमेंट याद रखना है, कौन सा? लता जरा पानी दे दे। सही बात है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसमें एल से लिप्टोटीन, इस जे से जाइगोटीन, पी से पैकिटीन, एक डी से आपका डिप्लोटीन एंड नेक्स्ट वन इज द डाइकेनेसिस। इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पहले डाइकेनेसिस आएगा कि पहले डिप्लोटीन आएगा। तो आपको पहले डिप्लोटीन एंड लास्ट स्टेज का नाम याद कर लो, डाइकेनेसिस, बात खत्म। अब इन सभी फेजेस को हमें आपको ध्यान से समझना है, क्या क्या होता है इन फेजेस में। देखो, लिप्टोटीन क्रोमोसोम, देखो क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट है तो प्रोफेज में हमने यही पढ़ा था माइटोसिस में कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन, है ना। कंडेंसेशन यहां होगा एंड ड्यूरिंग कंडेंसेशन हमारा इनका जो मियोसिस में क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग होता है, वही हमें बिहेवियर समझना है। क्रोमेटिन थ्रेड जो होगा कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बना देगा एंड क्रोमोसोम्स आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। लिप्टोटीन क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोफेज है तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन तो शुरू हो जाएगा, कंडेंस भी हो जाएगा, क्रोमोसोम भी बनेगा, बट वो क्रोमोसोम क्या होगा? बहुत सबसे बड़ा होगा और बहुत पतला होगा, क्योंकि कंडेंसेशन बहुत कम हुआ होता है। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब हम इसको देखना चाहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें ये दिखना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ऑल द क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंट्रियोल। सारे न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में सारे क्रोमोसोम सेंट्रियोल की तरफ डायरेक्टेड होते हैं और इस तरह से वो सारे क्रोमोसोम हमारा एक ग्रुप में होता है। और एक स्टेज में कुछ बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ कंडेंसेशन और सारे क्रोमोसोम्स का न्यूक्लियस में अरेंजमेंट किस तरफ? एक तरफ होता है। वो तरफ कौन है? वो साइड कौन सा है? सेंट्रियोल की साइड। ठीक है, अब जाइगोटीन की बात करें, जाइगोटीन का दूसरा नाम याद कर लो, बस जाइगोटीन के इवेंट्स याद हो जाएंगे। सिनेप्टोटीन। सिनेप्टोटीन क्या है? एक वर्ड है यहाँ पे, सिनेप्सिस समझना है। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम अगर आपको क्लियर होगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। जैसे इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम का नंबर है, तो नंबर देखोगे तो आपको पता चल कितना है, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम इसमें लिए गए हैं। तो ये 6 क्रोमोसोम मतलब कितने पेयर हो गए?
3 पेयर्स हो गए, मतलब ये 3 होमोलोगस क्रोमोसोम है, 3 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस में है। लेकिन अभी जो है ये रैंडम अरेंजमेंट में है। कैसा है? रैंडम अरेंजमेंट में है, कोई क्रोमोसोम किधर भी है, कोई इनके पेयरिंग की बात नहीं चल रही है। लेकिन जब हम इधर सिनेप्सिस की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज जाइगोटीन की बात करते हैं, तो जाइगोटीन में ये जो क्रोमोसोम है वो आपस में जिनका शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन एक जैसा है, उनकी पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये देखो, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया और तीसरा पेयर ये बन गया। इसी को एक पेयर को यहां पे बाहर दिखाया गया है। दिस इज द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का। इसमें क्या हुआ? सिनेप्सिस, सारे क्रोमोसोम्स अपने जो पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है उसी के साथ वो पेयरिंग करते हैं और इसी को बोला जाता है सिनेप्सिस। एंड दूसरा जो मेन इवेंट होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है? जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, कौन से? ये नॉन सिस्टर हुए। अगर हम एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स की बात करेंगे तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हुए। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच प्रोटीन की मदद से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं क्या? नॉन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्यों ऐसा होता है वो आप नेक्स्ट स्टेज में समझ जाओगे। यहां पे क्या हुआ? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अटैच कराता है कुछ प्रोटीन्स की मदद से, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे आप देख पा रहे होगे। ऐसे दूसरा यहां भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसको हम बोलेंगे क्या? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये किसके किसके बीच बनेगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये आपको ध्यान रखना है। ये जाइगोटीन का मेन इवेंट है, मेन जो चेंज है वो यही होता है। जाइगोटीन कैरेक्टराइज्ड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोम, जिसे हम क्या बोल देते हैं? सिनेप्सिस। अ स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पे आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम व्हिच इज टर्म्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोला? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। ये भी एक वर्ड बहुत पूछा जाता है बार बार। यहां जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, 2 क्रोमोसोम है इसलिए इनको बोला जाता है बाइवेलेंट। क्या बोलेंगे? बाइवेलेंट। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है, इसके पास भी 2 क्रोमैटिड है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हुए? एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पास 4, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं? टेट्राड। तो बाइवेलेंट बोलो या टेट्राड बोलो, बात एक ही है। फॉर्मेशन ऑफ बाइवेलेंट या फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड किसका फीचर है? जाइगोटीन स्टेज का। जब तक ये नहीं होगा, मींस पेयरिंग, जब पेयरिंग होगी तभी बाइवेलेंट बनेगा, है ना। बाइवेलेंट हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक क्रोमोसोम इस पेयर का और ये दोनों बाइवेलेंट नहीं है। बाइवेलेंट ये दोनों हैं, बाइवेलेंट ये दोनों हैं, बाइवेलेंट ये एक होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच के क्रोमोसोम को बाइवेलेंट नहीं कह सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन या टेट्राड का फॉर्मेशन, हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज अ पैकिटीन। जब ये जो बाइवेलेंट बनते हैं या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, पैकिटीन स्टेज में और क्लियरली दिखता है, क्रोमोसोम थोड़ा और कंडेंस हो जाता है। एंड द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू द पैकिटीन। मतलब अगर ड्यूरेशन वाइज देखोगे तो पैकिटीन का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है इन प्रोफेज में भी, क्योंकि प्रोफेज तो लॉन्गर फेज है और फेजेस के कंपैरिजन में, लेकिन इन 5 फेजेस में पैकिटीन का जो ड्यूरेशन है सबसे ज्यादा टाइम का होता है एज कंपेयर टू इधर अपना लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। पैकिटीन सबसे इंपॉर्टेंट फेज है प्रोफेज फर्स्ट का। अब यहां पे आपको समझना है, थोड़ा सा आपका जो दिमाग का इमेजिनेशन पावर है ना, वो आपको समझना हो, थोड़ा सा ज्यादा जोर देना पड़ेगा, तब बात ये बनेगी। अब जैसे मैं अभी ये होमोलोगस पेयर की बात कर रहा हूं क्रोमोसोम की,
ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की जब जो बात चल रही होती है, तो कोई डिप्लॉइड सेल जब बनता है तो ये होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम कहां से आता है? मेल गैमीट से। और एक क्रोमोसोम कहां से आता है? फीमेल गैमीट से। ये बात तो समझ आ रही होगी सबको। जैसे ये हमने मान लिया कि एक मेल गैमीट का है और एक क्रोमोसोम एक किसका है? फीमेल गैमीट का। मेल गैमीट किसकी बॉडी से बना है? मेल इंडिविजुअल जो होगा, ठीक है। फीमेल गैमीट किसकी बॉडी से बना होगा? फीमेल इंडिविजुअल, ठीक है। अब जब इंडिविजुअल दो अलग अलग हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो इनका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा, इसी क्रोमोसोम का जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा। देखो दोनों का क्रोमोसोम जो है, एक पेयर के क्रोमोसोम की जो हम बात यहां से कर रहे हैं, तो ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है सेम जीन वाले होंगे, अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होगा, शेप साइज भी सेम होगा, क्योंकि वही होमोलोगस क्रोमोसोम बनने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल अलग हैं, तो इनका जो क्रोमोसोम यहाँ मेल बॉडी से आया, मेल गैमीट के फॉर्म में, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, उनके जो जेनेटिक मेकअप है उस क्रोमोसोम का तो अलग होगा। और इधर फीमेल बॉडी से जो आया, फीमेल इंडिविजुअल से, उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग होगा। नो डाउट अरेंजमेंट ऑफ जीन सेम होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बट वही है, देखते हैं यहाँ पे। आपने मेंडल जी क्या पढ़ा था एक्सपेरिमेंट, जिसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी कुछ ऐसा लिखना सीखा हुआ था, याद है? चलो फिर तो अच्छी बात है। एक मैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहां बना रहा हूं, इस पे मैंने लिखा कैपिटल टी, जीन है, कोई एक जीन है ना। वही जीन इस पे भी होगा, कैपिटल टी हो सकता है ना, और या फिर ये स्मॉल टी भी हो सकता है। मतलब अगर कैपिटल टी वाला, ये दोनों जो एक होमोलोगस क्रोमोसोम पर अगर दोनों जीन वर्ड यहां पे नहीं बोलते हैं, यहां बोलते हैं एलील। एलील याद आ रहा होगा, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। ये अगर दोनों एलील, एक जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसको आपने ऐसे लिखा था, है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम पर ये कैपिटल टी हो, एक क्रोमोसोम पर क्या हो? स्मॉल टी हो। मतलब एक ऐसा जीन हो जो टॉलनेस को कंट्रोल करता है, दूसरा पोजीशन सेम होएगी, जीन वही है जो हाइट ऑफ द प्लांट कंट्रोल करेगा, कैरेक्टर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, बट ये डॉफनेस को कंट्रोल करेगा। तो इसका जेनेटिक कंपोजिशन कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जीन स्मॉल टी यहां भी हो और स्मॉल टी यहां भी हो, और तब जेनेटिक कंपोजिशन जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं जो अभी ये कह रहा हूं कि भाई ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम जो मेल बॉडी से आ रहा है, एक क्रोमोसोम फीमेल बॉडी से आ रहा है, इनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकता है, वो इसकी बात चल रही है। हो सकता है कि आपका जो गैमीट आपकी बॉडी में मेल बॉडी से आया है ना, उस पे यहां पे कैपिटल ए प्रेजेंट है, यहां जीन जो है वो स्मॉल ए के फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे जेड प्रेजेंट है और इधर स्मॉल जेड प्रेजेंट हो सकता है ना। यहाँ पे हो सकता है कि कैपिटल एच प्रेजेंट हो और आपको स्मॉल एच। वो डिपेंड करता है कि आपके जो फादर एंड मदर है, मींस पेरेंट्स हैं, उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा था, क्योंकि गैमीट तो उन्हीं के सेल से बनने वाला है। तो यहाँ जो अपन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं, वो इन्हीं दोनों जीन या एलील के कॉम्पोजिशन को डिसाइड करता है। तो जैसा गैमीट का फ्यूजन होगा, जैसे गैमीट के पास जीन्स होंगे, वैसे आपके इस पेयरिंग के बाद आपके सेल में वो कॉम्पोजिशन बनेगा। कहने का मतलब यह है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल से गैमीट आते हैं, तो चांसेस ज्यादा हैं कि एक नए कॉम्पोजिशन का ऑर्गेनिज्म बनाया जा सके। वेरिएशन ज्यादा आता है। कैसा होगा? वेरिएशन ज्यादा आता है। इसलिए
ज्यादातर एनिमल की स्पीसीज या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं या प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स के केस में नहीं, एनिमल के केस में ज्यादातर यही है कि वो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। एक बॉडी में सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन है। अगर दोनों होते तो एक ही बॉडी में दोनों गैमेट बनता, तो चांसेस ऑफ वेरिएशन या चांसेस ऑफ नया कॉम्बिनेशन जो बनाना था वो कम हो जाता। इसलिए दो अलग अलग इंडिविजुअल्स से गैमीट नेचर में पार्टिसिपेट करता है टू क्रिएट न्यू ऑर्गेनिज्म, जिससे वेरिएबिलिटी ज्यादा आती है, वेरिएशन ज्यादा आता है। एंड वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। जो ये हम एवोल्यूशन जैसा कुछ दिमाग में आइडिया होगा कि हम एवॉल्व होके यहां तक पहुंचे हैं, तो वो एवोल्यूशन के लिए एज अ रॉ मटेरियल है वेरिएशन। जितना ज्यादा वेरिएशन उतनी तेजी से एवोल्यूशन होगा, जितना कम वेरिएशन उतनी स्लो रेट से एवोल्यूशन होगा। तो इवॉल्व करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा? चेंज तो करना पड़ेगा, है ना। चेंज नहीं करोगे तो इवॉल्व नहीं होगे। और नेचर में भी ये आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और यही एक तरीका नहीं है, एक तो तरीका नेचर ने यहां अप्लाई कर दिया कि हमें दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कराने हैं गैमीट फॉर्मेशन में, तो वेरिएशन ज्यादा आएगा। एक और तरीका है जो हम पैकिटीन में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पैकिटीन में ये गैमीट्स जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग पेरेंट से आए। ये इसलिए समझाना जरूरी था कि पैकिटीन में आपको और समझ आने वाला है बात। पैकिटीन में क्या होता है, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, ये नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक होमोलोगस पेयर का कुछ हिस्सा ब्रेक एंड एक्सचेंज हो जाता है। अब और ज्यादा कॉम्बिनेशन का चांस बन जाता है, न और ज्यादा वेरिएशन का चांस बन जाता है। कुछ हिस्सा इस क्रोमोसोम का ब्रेक होके इस पे आ जाएगा, कुछ उस पे चला जाएगा, तो जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी को बोला जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। और पैकिटीन का ये सबसे मेन इवेंट है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब पैकिटीन को देखो क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। इस स्टेज में आपका जो 4 क्रोमैटिड है, बाईवैलेंट का क्रोमोसोम जो आपका होमोलोगस पेयर है, ये बहुत क्लियरली दिख जाते हैं क्योंकि कंडेंसेशन चल रहा होता है। प्रोफेज में पूरा कंडेंसेशन चलेगा। एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है उनके बीच रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ homologous pair and develop these non-sister chromatid exchange their parts। अब exchange का मतलब क्या हुआ? एक क्रोमोसोम जैसे ये हमारा है, दूसरा होमोलोगस का जो क्रोमोसोम है वो ये हमने मान लिया। अब इनके बीच हम मान लेते हैं कि इसको हमने कलर ही नहीं, इसको डार्क कर देते हैं इस क्रोमोसोम को। अब ब्रेक एंड एक्सचेंज का रिजल्ट क्या होगा? देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। तो समझ आया ब्रेक एंड एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इस क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा यहां चला गया, ये वाला इधर आ गया। ये कुछ आपका जहां सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जहां सिनेप्सिस होता है, पूरा होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का सिनेप्सिस होता है, एंड इनके बीच ये ब्रेक एंड एक्सचेंज होता है। इसी को अपन बोलते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलोगे? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और इससे ये हमारा एक मेन रीजन है रिकॉम्बिनेशन का। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन होता है। सब कुछ वही इंफॉर्मेशन रहेगा, बट क्या हो जाएगा? रिकंबाइन हो जाएगा, रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिससे चांसेस ऑफ कैरेक्टर जो है ना वो एक अलग कॉम्बिनेशन में दिखेंगे। ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। इसमें क्रॉसिंग ओवर के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है। उन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेज। दैट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। कोई एक एंजाइम का नाम नहीं है,
इसमें बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं। रिकॉम्बिनेज इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम is completed by end of the packitine leaving the chromosome linked at the site of crossing over। जहां से ये क्रॉसिंग ओवर होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जहां से क्रोमोसोम अटैच होते हैं, ब्रेक एंड एक्सचेंज होते हैं, पैकिटीन के एंड में वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, जहां से ये ब्रेक एंड एक्सचेंज का पॉइंट होता है। ये इस पिक्चर में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। यहां सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पैकिटीन स्टेज में बनता और क्रॉसिंग ओवर होगा। एंड इस नेक्स्ट स्टेज डिप्लोटीन में देखो, जहां से क्रॉसिंग ओवर होता है, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट से ब्रेक एंड एक्सचेंज हुआ दोनों क्रोमोसोम के बीच। अब ये दोनों नोड जैसा स्ट्रक्चर यहां ओवरलैप्ड होके दिख रहा है और ये सेपरेट होते हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है और दोनों क्रोमोसोम कुछ ऐसा एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ये अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इसको बोला जाता है कियाज्मेटा। कियाज्मेटा, नंबर ऑफ कियाज्मेटा डिसाइड करने में मदद करता है कि कितने पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है। एक कियाज्मेटा दैट इज द प्रेजेंस ऑफ लोकेशन ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर। अगर कियाज्मेटा एक यहां भी बन जाएगा, अगर एक कियाज्मेटा मान लो कि यहां कहीं बनता है तो क्रॉसिंग ओवर का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कियाज्मेटा कितने बन रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी। जितना ज्यादा कियाज्मेटा उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर। यहां जैसे इस क्रोमोसोम में सिर्फ एक कियाज्मेटा बना हुआ है, एक पॉइंट पे आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाया गया है। अब देखो ये रेड वाला पार्ट इस ब्लू वाले के साथ चला गया, कुछ हिस्सा ब्लू वाला रेड के साथ चला गया, दैट इज अ क्रॉसिंग ओवर। और दूसरे पूरे लेंथ में कहीं और क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाया गया। ये मत सोचना कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ एक पॉइंट पे होता है। क्रॉसिंग ओवर एक किसी होमोलोगस क्रोमोसोम के कई पोजिशंस पे हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम कौन सा है, ये सब कुछ आगे की बातें हैं। तो एक्स शेप का मतलब समझ के रखना, दैट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जब वो ब्रेक एंड एक्सचेंज होने के बाद वो जब सेपरेशन पे जाता है। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस जो आपका लिप्टोटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था, यहां जाके वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेक एंड एक्सचेंज हो गया। उस कॉम्प्लेक्स का पर्पस ही यही था कि क्या करना, क्रॉसिंग ओवर कराने का। अब क्रॉसिंग ओवर खत्म तो वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट रिपल्सिंग ईच अदर, एक दूसरे से वो दूर भागना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो एक दूसरे के पास आए, ब्रेक एंड एक्सचेंज हुआ, अब एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसलिए एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, कियाज्मेटा। दोनों क्रोमोसोम के बीच ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दैट इज द कियाज्मेटा। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड डिप्लोटीन में ये स्टेटमेंट कुछ बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ के लिए क्यों, क्योंकि कुछ ही लोगों को याद होगा कि जब oogenesis पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ा सकते। हाँ, ये आपको समझ के रखना है कि ऐसा कुछ होता है। जो डिप्लोटीन है ये कुछ वर्टिब्रेट्स में अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का मतलब रुक जाता है। मियोसिस चलना शुरू हुआ, प्रोफेज स्टार्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट में लिप्टोटीन हुआ, जाइगोटीन हुआ, पैकिटीन हुआ, डिप्लोटीन में आके रुक जाता है। और वो रुका हुआ टाइम जो होता है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक का हो सकता है। और तुम देवियों उसी के एग्जाम्पल बैठे हो, है ना। तुम्हारा जो oogenesis है ओवरी में, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम IUL, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। जब तुम मां के पेट में होते हो तभी से तुम्हारे ओवरी में एग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वो जेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। बट दैट इज अरेस्टेड, वो स्टार्ट होके यहीं आके रुक जाता है, यहीं आके रुक जाता है। 6 महीने के बाद, जब प्रेगनेंसी का 6 मंथ होता है उसके बाद लगभग 5-6 महीने पे स्टार्ट हो जाता है। एंड उसके बाद आपका जन्म होगा आफ्टर 9 मंथ्स। एंड देन उसके बाद आपकी प्यूबर्टी एज तक वो अरेस्टेड है टिल
9 to 11 ईयर्स। ड्यूरिंग जब प्यूबर्टी आ जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, देन मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि जो ओवोजेनेसिस शुरू हुआ है, जो अरेस्टेड हुआ था इस डिप्लोटीन में, अरेस्टेड था डिप्लोटीन में, वो अब आगे प्रोसीड करता है टू कंप्लीट द मियोसिस। फर्स्ट टू फॉर्म टू सेल्स, वन इज द secondary oocyte and second one is the polar body, and secondary oocyte further completes meiosis second during the fertilization. Oogenesis starts from IUL, intrauterine life, मतलब मियोसिस शुरू हो जाता है किसी डिप्लॉइड सेल, ओवरी की डिप्लॉइड सेल में। अब वो मियोसिस एक डिप्लॉइड सेल में स्टार्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में आया, प्रोफेज फर्स्ट का लिप्टोटीन जाइगोटीन तक चला, पैकिटीन तक चला, डिप्लोटीन में आके अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटीन में ये आके अरेस्ट हो जाता है। यहीं पे आपका जो मियोसिस शुरू हुआ था वो रुका हुआ है। आपका फिर क्या होगा, बधाई हो, ठीक है। फिर 9 साल का जर्नी, फिर आपकी एज आ जाएगी क्या, कौन सी है, प्यूबर्टी एज। फिर आपके जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद ये जो डिप्लोटीन में अरेस्टेड oocyte था, जिसे हम oocyte बोलते हैं, वो अपना डिवीजन प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। क्या करता है, प्रोसीड करता है। अब ये प्रोसीड करा, एक सेल बनेगा हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट के बाद सेल कैसा हो जाता है, हैप्लॉइड। एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है, इसको बोलते हैं पोलर बॉडी। ये मर जाती है और ये कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी oocyte। यही ओवल्यूशन हो जाता है। ओवल्यूशन का मतलब क्या, ओवल्यूशन का मतलब रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी, ओवरी से बाहर आ जाता है। एंड उसके बाद जब स्पर्म मेल का इसको फर्टिलाइजेशन जब भी होता है, तब इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। एंड अगेन एक सेल बनता है और दूसरा छोटा सेल, ये भी पोलर बॉडी मर जाता है और एक हैप्लॉइड सेल बनता है, यही फ्यूज करता है स्पर्म से, एंड दैट रिजल्ट्स इन जाइगोट। तो ये डिप्लोटीन कुछ महीनों तक का भी अरेस्ट हो सकता है, कुछ सालों तक का भी अरेस्ट हो सकता है। 10 साल का तो मैंने यही बता दिया, ठीक है। तो ये बात कह रहा है और कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए अभी उतनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं होएगी जब तक आप oogenesis नहीं समझ लेते, और oogenesis यहाँ का टॉपिक नहीं है। लास्ट वन इज द डाइकाइनेसिस एंड इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, एंड इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। जो ये क्रोमोसोम के बीच होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स थे, इनके बीच जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मैंने मान लिया कि एक ही यहाँ पे अपन बनाते हैं, ये टर्मिनलाइजेशन होता है इसका। टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये जो एक्स का जंक्शन है, मींस ये जो आपका डिनोट करता है पॉइंट ऑफ एक्सचेंज को, ये एंड की तरफ, बाहर की तरफ खुल जाएगा। मतलब यहां से पकड़ के इन दोनों थ्रेड्स को खींच दो, क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बाहर, दैट इज अ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा ओपन होता है किसके तरह, जिप लाइक मैनर। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड। इस स्टेज तक आते आते क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो गया, एंड मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को। टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, जो होमोलोगस क्रोमोसोम था उनको अलग करने के लिए स्पिंडल फाइबर तैयार हैं। सेंट्रियोल मूव कर जाता है अपोजिट पोल्स पे। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर चुका है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर कर चुके हैं, एंड डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज मतलब शुरू हो रहा है, प्रोफेज खत्म हो रहा है, दैट इज अ ट्रांजिशन फेज। बोलो
प्रोफेज फर्स्ट खत्म। सबसे मुश्किल फेज यही था। अभी भी टाइम है, कोई डाउट है तो बोल लो, पूछ लो।